नमस्ते और ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज में आपका फिर से स्वागत है। ये इंडिया स्टेट स्टोरी प्रकल्प का हिस्सा है, एक प्रोजेक्ट जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास को देखता है। इसे पुणे में फ्लेम यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च चलाता है। अब हम आखिरी यानी पार्ट सी राज्यों पर आ रहे हैं। ये वो राज्य थे जिन पर सीधे केंद्र सरकार का शासन था, एक चीफ कमिश्नर के जरिए। ये दर्जा उन राज्यों को मिला जिन्हें या तो कम विकसित माना गया या फिर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा गया। इन्हें आमतौर पर एक अस्थायी व्यवस्था भी माना गया था, जिन्हें बाद में पार्ट ए या बी राज्यों में मिलाया जा सकता था। अगले कुछ हिस्सों में हम हर पार्ट सी राज्य और उसके बनने की कहानी को करीब से देखेंगे। इस विषय को गहराई से समझने के लिए सीजन 2 के पहले 3 एपिसोड जरूर सुनें। वो भारत के एकीकरण की प्रक्रिया, कानूनी प्रावधानों और इसमें शामिल मुख्य लोगों का अच्छा परिचय देते हैं। ये सारे एपिसोड्स हमारे इंडिया स्टेट स्टोरीज टीम के लिखे आर्टिकल्स पर आधारित हैं, जिन्हें गूगल के नोटबुक LM की मदद से ऑडियो बातचीत में बदला गया है। आपको शो नोट्स में संबंधित आर्टिकल के लिंक मिल जाएंगे। तो आज हम भारत के नक्शे पर एक छोटी लेकिन ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जगह कूर्ग यानी कोडागू की कहानी में गहराई से उतरेंगे। हाँ, ये उन भागसी राज्यों में से एक था। और इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। इसकी उत्पत्ति के थोड़े धुंधले दावों से लेकर ब्रिटिश शासन के तहत इसके विकास और आजादी के बाद भारतीय संघ में इसके विलय तक। तो चलिए इस दिलचस्प दास्तान को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं कूर्ग या कोडागू की उत्पत्ति से। दस्तावेज कहता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस पर कई अलग अलग विचार है और ये मामला थोड़ा विवादित भी है। हाँ, ये बात है। ये सिर्फ कोई अकादमिक बहस नहीं लगती, बल्कि आज भी कूर्गी अपनी पहचान कैसे देखते हैं उसमें इन अलग अलग कहानियों का बड़ा हाथ है। ये एक बहुत जरूरी बात है। देखिए, किसी भी समुदाय या इलाके की उत्पत्ति की कहानियां अक्सर उनकी पहचान का आधार बनती हैं। और जब कूर्ग जैसे मामले में कई अलग अलग दावे हों, तो साफ है कि कूर्गी होने का मतलब क्या है, इस पर अंदर भी अलग अलग राय हैं। हाँ, इतिहास की ये अलग अलग व्याख्याएं सिर्फ अतीत की बात नहीं है। ये आज भी पहचान की राजनीति और आत्म परिभाषा के संघर्षों पर असर डालती हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं, एक तरह की जीवित स्मृति है। और अगर हम थोड़ा समय में आगे बढ़ें, तो ये साफ है कि कूर्ग हमेशा से बाहरी शक्तियों के प्रभाव में रहा है। जी, स्रोतों में पांड्या, गंग, कदम्ब, मुस्लिम शासकों और फिर आखिर में अंग्रेजों का जिक्र है। ऐसा लगता है कि इसकी भूमिका अक्सर एक बफर राज्य की रही है, दो बड़ी ताकतों के बीच फंसा हुआ। बिल्कुल, बफर राज्य वाली बात। क्या इस बफर स्थिति ने इसकी अपनी पहचान बनाने में मदद की या रुकावट डाली? ये एक पेचीदा सवाल है। देखिए, बफर राज्य होना एक तरह से दोधारी तलवार जैसा हो सकता है। एक तरफ तो इससे इलाके को कुछ हद तक आज़ादी बनाए रखने का मौका मिल सकता है, क्योंकि बड़ी ताकतें शायद उसे सीधे कंट्रोल करने के बजाय अपने असर में रखना चाहें। अच्छा। दूसरी तरफ लगातार बाहरी शक्तियों के अधीन रहने से एक मजबूत, बिना रुकावट वाली स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनना मुश्किल हो सकता है। कूर्ग के मामले में उसकी लोकेशन ने उसे अहम तो बनाया, पर शायद बाहरी असर के लिए ज्यादा खुला भी बना दिया। हाँ, ये हो सकता है। ये स्वतंत्र बनाम आश्रित वाली बहस का एक जरूरी पहलू है, जो बाद में भी सामने आता है। इसी कड़ी में एक घटना का जिक्र है 1788 का, जब मैसूर राज्य ने 8 साल कब्जा रखने के बाद कोडागू का इलाका वाडियार राजवंश की एक शाखा को वापस दे दिया। जी हाँ। तो कुछ वक्त के लिए स्थानीय शासन वापस आया। ये दौर कैसा रहा होगा? स्थिर? दस्तावेज के हिसाब से तो ये स्थिरता ज्यादा चली नहीं। इसके बाद का दौर लगातार अनियमित शासकों का बताया गया है। अनियमित? हाँ, अनियमित शब्द यहाँ गौर करने लायक है। शायद ये राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर शासन या ऐसी नीतियों की तरफ इशारा करता है जो भरोसेमंद नहीं थी और जिनसे इलाके में अशांति फैली। और शायद इसी अस्थिरता ने अंग्रेजों को मौका दिया। हाँ, बिल्कुल। इसी ने आखिर में अंग्रेजों को सीधे दखल देने का एक कारण या कहें बहाना दे दिया। और उन्होंने 1834 में यही किया, कुर्ग पर सीधा नियंत्रण कर लिया। जी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे सीधे किसी बड़े प्रांत जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी में मिलाने के बजाय एक चीफ कमिश्नर के अधीन रखा गया, जो मद्रास के अधिकारियों को रिपोर्ट करता था। ये अलग व्यवस्था क्यों? चीफ कमिश्नर प्रोविंस ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक बनावट का एक खास हिस्सा थे। ये दर्जा आमतौर पर उन इलाकों को दिया जाता था जो या तो बहुत अहम समझे जाते थे, या थोड़े कम विकसित थे, या फिर साइज में छोटे थे। अच्छा। कूर्ग शायद इन कई पैमानों पर फिट बैठता था।
इस व्यवस्था का फायदा ये था कि इससे केंद्र सरकार यानी वाइसरॉय का इलाके पर ज्यादा सीधा कंट्रोल रहता था, बजाय इसके कि वो किसी प्रांतीय सरकार के नीचे हो। हाँ। मद्रास के अधिकारियों को रिपोर्ट करने का मतलब एक प्रशासनिक लिंक था, पर कूर्ग की अपनी अलग पहचान बनी रही। ये फैसला कहीं ना कहीं कूर्ग की खास स्थिति को दिखाता है। और इसी ब्रिटिश काल में एक और दिलचस्प सामाजिक बदलाव का जिक्र है। स्रोत कहता है कि कूर्गवासी भारत में सबसे पहले पश्चिमी संस्कृति को अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाने वालों में से थे। ये थोड़ा हैरान करता है उस जमाने को देखते हुए। हाँ, ये दिलचस्प है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो जैसा हमने कहा, चीफ कमिश्नर के जरिए सीधा ब्रिटिश प्रशासन था, तो शायद ब्रिटिश अधिकारियों और स्थानीय अभिजात वर्ग के बीच ज्यादा सीधा संपर्क रहा होगा, उन इलाकों के मुकाबले जो बड़ी प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। हाँ बिल्कुल। दूसरे, अंग्रेजों ने शिक्षा, प्रशासन और शायद सेना में कुर्गियों की सैन्य परंपरा तो मशहूर है, पश्चिमी मॉडल लागू किए होंगे, जिन्हें स्थानीय लोग, खासकर ऊंचे तबके ने शायद आधुनिकता और तरक्की का प्रतीक मानकर अपनाया होगा। ये भी हो सकता है कि एक छोटे खास समुदाय के तौर पर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाने के तरीके के रूप में से देखा हो। ये भी मुमकिन है। ये पहलू यकीनन कूर्ग के सामाजिक ताने बाने में एक अनोखा रंग भरता है, और शायद इसने उनके राजनीतिक नजरिए को भी प्रभावित किया हो। ये बात आगे और साफ होती है जब हम देखते हैं कि राजनीतिक चेतना भी यहाँ काफी पहले जाग गई थी। दस्तावेज बताता है कि 1927 में ही, यानी आज़ादी से 2 दशक पहले, कूर्ग के स्थानीय नेताओं ने साइमन कमीशन के सामने एक अलग राज्य का दावा पेश कर दिया था। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ये तो अपने समय से काफी आगे की सोच लगती है। बिल्कुल। साइमन कमीशन बना था भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए, और पूरे भारत से अलग अलग समूह अपनी मांगें उसके सामने रख रहे थे। कुर्ग जैसे छोटे इलाके के नेताओं का उस वक्त अलग राज्य का दावा पेश करना उनकी मजबूत राजनीतिक चेतना और अपनी खास पहचान बनाए रखने की गहरी इच्छा दिखाता है। वो भविष्य के भारत में अपनी प्रशासनिक आजादी चाहते थे। सही कहा। ये दिखाता है कि कुर्ग में अलग होने की भावना की जड़ें काफी गहरी और पुरानी हैं। तो फिर जब 1947 में ब्रिटिश राज खत्म हुआ, तब कुर्ग का क्या भविष्य तय हुआ? भारत सरकार ने क्या सोचा? आजादी के बाद भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अलग अलग तरह की प्रशासनिक इकाइयों, ब्रिटिश प्रांत, रियासतें और कूर्ग जैसे चीफ कमिश्नर प्रांत को एक भारत में मिलाना। हाँ, ये तो बहुत बड़ा काम था। बिल्कुल। कूर्ग के मामले में सरकार ने माना कि ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और अभी भी कुछ हद तक अविकसित है। इसलिए फौरन किसी बड़े राज्य में मिलाने के बजाय ये तय हुआ कि इसे अस्थायी रूप से एक चीफ कमिश्नर प्रांत के तौर पर ही चलाया जाए, लेकिन अब ब्रिटिश क्राउन के बजाय भारत सरकार के तहत। तो एक तरह से पुरानी व्यवस्था जारी रखी, बस मालिक बदल गया। हाँ, कुछ ऐसा ही, लेकिन नए राष्ट्रीय संदर्भ में। और क्या यही वजह थी कि 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो कूर्ग को भाग सी राज्य बनाया गया? ये भाग सी राज्य क्या थे? मतलब भाग ए और बी से कैसे अलग थे? हाँ, संविधान ने राज्यों को उनकी प्रशासनिक प्रकृति के आधार पर भाग ए, बी, सी और डी में बांटा था। हाँ, ये हमने पहले भी बात की है। जी। भाग ए राज्य पूर्व ब्रिटिश गवर्नर वाले प्रांत थे, भाग बी पूर्व रियासतें या उनके समूह थे, और भाग सी राज्य मुख्य रूप से पूर्व चीफ कमिश्नर प्रांत थे, जिनमें कुछ छोटी रियासतें भी थीं, जैसे कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। और इनकी खास बात ये थी कि ये सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन के अधीन थे, हालांकि कुछ में अपनी विधानसभाएं भी थीं। कुर्ग को भाग सी में रखने का मतलब था कि केंद्र सरकार का इस पर सीधा नियंत्रण बना रहेगा, और इसे एक स्थायी व्यवस्था के बजाय एक संक्रमणकालीन या अस्थायी दर्जे के रूप में देखा जा रहा था। स्रोत में ये भी लिखा है कि कुर्ग की विधान परिषद की शक्तियां और काम करने का तरीका वैसा ही रहा जैसा संविधान लागू होने से ठीक पहले था, और राजस्व और खर्च की व्यवस्था भी तब तक नहीं बदली जब तक संसद या राष्ट्रपति ने कुछ नया नहीं किया। तो क्या इसका मतलब है कि प्रशासनिक निरंतरता पर जोर था? हाँ, ये दिखाता है कि संविधान बनाने वाले एक झटके में सब कुछ बदलना नहीं चाहते थे। खासकर छोटे और खास इलाकों के मामले में मौजूदा प्रशासनिक और विधायी ढांचों को कुछ समय तक जारी रखने देना बदलाव को आसान बनाने का एक तरीका था। स्थानीय प्रशासन को नई व्यवस्था में ढलने का समय मिला। बिल्कुल। हालांकि आखिरी लक्ष्य तो एक एकीकृत ढांचा ही था, लेकिन इस प्रक्रिया में स्थानीय खासियतों का ध्यान रखा गया। दस्तावेज में भारतीय सांविधिक आयोग का भी जिक्र है, जो शायद साइमन कमीशन का ही सरकारी नाम है, जिसे नोट किया था कि कुर्ग ने
ऐतिहासिक कारणों से अपना अलग प्रशासन बनाए रखा था। ये ऐतिहासिक कारण क्या हो सकते हैं? ये ऐतिहासिक कारण शायद कुर्ग के उस लंबे इतिहास की तरफ इशारा करते हैं जहां उसकी एक अलग राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान रही है, भले ही वो अलग-अलग बाहरी ताकतों के नीचे क्यों न रहा हो। जैसे हमने पहले बात की 1927 में अलग राज्य की मांग। हाँ, वो इसी खासियत की भावना का सबूत है। अंग्रेजों ने भी इसे एक अलग प्रशासनिक इकाई माना था। इन सब बातों ने मिलकर शायद ये तर्क मजबूत किया कि इसे फौरन किसी बड़े पड़ोसी प्रांत में मिलाने के बजाय कम से कम कुछ वक्त के लिए ही सही इसकी अलग प्रशासनिक पहचान बनाए रखी जाए। एक तरह से उसकी अनूठी ऐतिहासिक यात्रा का सम्मान। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि भाग सी राज्यों के साथ अक्सर हुआ, ये अस्थायी व्यवस्था ज्यादा दिन नहीं चली। 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम कुर्ग के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। बिल्कुल सही। 1950 के दशक में पूरे भारत में भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाएं फिर से बनाने की मांग जोर पकड़ रही थी। हाँ, वो बड़ा दौर था। जी, इसी के चलते 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। आयोग ने भाषा और प्रशासनिक सहूलियत जैसे मुद्दों पर विचार करके राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिशें दी और इन्हें 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के जरिए लागू किया गया। ये अधिनियम 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ और इसी अधिनियम के तहत कुर्ग का विलय तत्कालीन मैसूर राज्य, जो बाद में कर्नाटक बना, में कर दिया गया। क्या ये विलय मुख्य रूप से भाषा के आधार पर था? कुर्ग को कन्नड़ भाषी इलाके का हिस्सा माना गया। हाँ, एसआरसी का मुख्य आधार भाषा ही था। आयोग का मकसद था कि जहां तक हो सके एक भाषा बोलने वाले लोगों को एक राज्य में लाया जाए। हालांकि कुर्ग की अपनी कोडवा भाषा और खास संस्कृति है जो कन्नड़ से अलग है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन शायद भौगोलिक नजदीकी, प्रशासनिक सुविधा और कन्नड़ बोलने वालों की शायद बड़ी संख्या होने के कारण इसे नए बने बड़े कन्नड़ भाषी मैसूर राज्य का हिस्सा बनाना आयोग को ज्यादा ठीक लगा। और स्रोत ये भी बताता है कि आयोग ने कुर्ग पर केरल के पहले के दावे को अस्थिर मानकर खारिज कर दिया था। हाँ, ये भी एक नुक्ता है। यानी केरल ने भी शायद भाषा या इतिहास के आधार पर कुर्ग पर अपना दावा जताया होगा, लेकिन एसआरसी ने मैसूर के हक में फैसला दिया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, नक्शे पर खींची लकीरें जमीनी हकीकत या लोगों की भावनाओं को पूरी तरह नहीं बदल पाती। सही कहा। स्रोत ये कहता है कि विलय के इतने सालों बाद भी कुर्ग या कोडागू के लिए एक अलग राज्य या कम से कम एक स्वायत्त क्षेत्र की मांगे उठती रही हैं। ये क्या दिखाता है? ये भारत के राज्य पुनर्गठन के इतिहास का एक बार बार आने वाला पहलू है। कई इलाकों में विलय या पुनर्गठन के बाद भी स्थानीय पहचान और आज़ादी की इच्छाएं जिंदा रहती हैं और समय समय पर राजनीतिक रूप लेती हैं। कुर्ग के मामले में इन मांगों के पीछे क्या तर्क दिए जाते हैं? जो लोग ये मांग करते हैं वो शायद अपनी खास कोडावा संस्कृति, भाषा, ऐतिहासिक अनुभव और शायद ये भावना कि बड़े कर्नाटक राज्य के अंदर उनके हितों या पहचान को पूरा महत्व नहीं मिलता, इनको आधार बनाते हैं। वो कुर्ग के उसी अलग होने के ऐतिहासिक दावे को मजबूत करते हैं। बिल्कुल, जिसे हमने पहले भी देखा था। दूसरी तरफ स्रोत ये भी बताता है कि कुछ लोग इन दावों को कमजोर मानते हैं और वो कुर्ग के इतिहास को एक ऐसे बफर राज्य के रूप में देखते हैं जो हमेशा बाहरी ताकतों पर निर्भर रहा। जी हाँ, ये कुमार 2012 के हवाले से कहा गया है। तो यहाँ इतिहास की दो बिल्कुल अलग व्याख्याएं टकरा रही हैं। बिल्कुल, और यही इस मुद्दे को इतना पेचीदा और दिलचस्प बनाता है। ये दिखाता है कि इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक ऐसा मैदान है जहां आज की राजनीतिक लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। हाँ, एक पक्ष इतिहास को स्वतंत्र और स्वायत्त कुर्ग के सबूत के तौर पर देखता है, जबकि दूसरा पक्ष उसी इतिहास को बाहरी ताकतों द्वारा कंट्रोल किए गए बफर राज्य के सबूत के तौर पर पेश करता है। कौन सी व्याख्या सही है, ये तय करना इतिहासकारों का काम हो सकता है, लेकिन राजनीति में दोनों ही व्याख्याएं अपनी अपनी जगह अहम हैं और कुर्ग की पहचान और भविष्य पर चल रही बहस को शक्ल दे रही हैं। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें, कुर्ग की यात्रा एक ऐसे क्षेत्र के रूप में शुरू होती है जिसके मूल पर ही कई दावे हैं। फिर ये अलग अलग शासकों और खासकर अंग्रेजों के असर में आता है, जहां इसकी एक खास प्रशासनिक पहचान बनती है। जी। आज़ादी के बाद इसे एक अस्थायी भाग सी राज्य का दर्जा मिलता है जो सीधे केंद्र के अधीन होता है, और आखिर में भाषा के आधार पर पुनर्गठन की बड़ी लहर में इसे मैसूर कर्नाटक राज्य में मिला दिया जाता है। सही। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अपनी अलग पहचान और स्वायत्तता की मांगे आज भी जिंदा है। हाँ, ये कुर्ग की कहानी को भारत की आंतरिक सीमाओं के बनने की जटिल प्रक्रिया का एक बेहतरीन
छोटा नमूना बनाता है। माइक्रोकॉज्म बनाता है। हाँ। इसमें हम देखते हैं कि कैसे ऐतिहासिक पहचान, प्रशासनिक जरूरतें और भाषा का सिद्धांत ये सब आपस में कैसे मिलते हैं और कभी-कभी टकराते भी हैं। कूर्ग दिखाता है कि राज्यों का बनना सिर्फ नक्शों या कानूनों का मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये गहरी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं का नतीजा है। और ये बात कि विलय के 6 दशक से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अलग पहचान या स्वायत्तता की आवाजें उठ रही हैं, ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है। ये शायद इस तरफ इशारा करता है कि प्रशासनिक या भाषा के आधार पर किए गए एकीकरण हमेशा स्थानीय इच्छाओं और खास पहचानों को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाते। ये वास्तव में एक गहरा विचार बिंदु है। कूर्ग का अनोखा इतिहास और आज़ादी की ये लगातार उठने वाली मांगे हमें भारत जैसे विशाल और विविध देश में राज्यों के बनने को लेकर एक बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करती हैं। प्रशासनिक सुविधा, भाषाई एकता और ऐतिहासिक सांस्कृतिक खासियत के बीच सही संतुलन कैसे पाया जाए? क्या एक ही फॉर्मूला सब जगह चल सकता है? यही सवाल है। क्या एक मानक मॉडल सभी क्षेत्रों के लिए काम कर सकता है, या हमें क्षेत्रीय विविधताओं को जगह देने के लिए और ज्यादा लचीले ढांचों की जरूरत है? कूर्ग की कहानी इस बहस को आज भी ताज़ा बनाए रखती है।